این نکته بعدی ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी कि क्या दुनिया दो धड़ों में बंटने वाली है। आज बात इसी की होगी, क्या दुनिया बंटने जा रही है और क्या हर देश को अपना अपना स्टैंड लेना होगा। क्योंकि आज इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह के हालात हैं, उसके चलते ईरान के सर्वोच्च नेता खमनेई ने बड़ी अपील कर दी और उन्होंने कह दिया है कि मुसलमान देश हमारे साथ खड़े हो जाएं और इजराइल बहुत जल्द नहीं बचेगा। इजराइल बहुत दिन नहीं बचने वाला है, इजराइल का खात्मा होगा। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, ये आज ईरान से तस्वीरें आई हैं जब सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। ईरान के सर्वोच्च नेता आज जुम्मे की नमाज के लिए कई सालों के बाद बाहर आए और वहां ईरान के सर्वोच्च नेता को देखने के लिए और उनकी तकरीर सुनने के लिए सड़कों पर एक हुजूम था। ऐसा लग रहा था पूरा देश सड़कों पर उतर आया है। ऐसा लग रहा है पूरा देश सड़कों पर उतर आया। कहा जा रहा है ईरान के अलग अलग हिस्सों से लोग तेहरान पहुंचे, इस ग्रैंड मॉस्क पहुंचे जहां पर खमनेई तकरीर कर रहे थे और जुम्मे की नमाज के लिए पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर, अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, वहां पर किस तरह से लोग शोक में नजर आ रहे हैं। ये जुम्मे की नमाज थी और नसरल्लाह को शहीद बताते हुए आज नमाज पढ़ी गई और वहां देखिए लोग किस तरह से दुखी नजर आ रहे हैं। कई की आंखों में आंसू हैं और खुद खमनेई की आंखों में आंसू थे। वो तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। जब सर्वोच्च नेता खमनेई आज पहुंचे वहां तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। अब ये देख लीजिए, ये अगली तस्वीर देखिए। दूर से आप ग्रैंड मॉस्क देख रहे हैं, इसको फुल फ्रेम काट दीजिए। दूर से आप ग्रैंड मॉस्क देख रहे हैं और इस ग्रैंड मॉस्क के कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पैर रखने की जमीन रही हो। यहां पर जरूर ईरान के राजधानी में आज जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन पूरी दुनिया की नजर इस नमाज पर थी, पूरी दुनिया की नजर इस तकरीर पर थी। आज इसी की बात कर रही हूं, आज इसी की बात कर रही हूं कि क्या जो आज खमनेई ने कहा है कि दुनिया के सारे मुसलमान एक हो जाएं, क्या उस पर सबकी नजर है। क्या दुनिया बंटने वाली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं। उसके बाद बात यही होगी कि कौन सा देश कहां खड़ा है, भारत का क्या स्टैंड होगा और भारत के मुसलमान क्या सोच रहे हैं। ये रिपोर्ट। सफीउद्दीन से बदला, कौन होगा अगला। दुनिया को बांटने वाला खामेनेई प्लान, क्या दो धड़ों में बंट जाएगी दुनिया। यह आगाज है मिडिल ईस्ट में भयंकर लड़ाई का, जिसका बिगुल फूका है ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने। इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलें दागने के बाद जब पहली बार अयातुल्लाह खामेनेई दुनिया के सामने आए तो उन्होंने इजराइल के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया। در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یکدیگر مطرح شده است. खामेनेई ने सिर्फ इजराइल के खिलाफ महायुद्ध का बुगुल ही नहीं फूका, बल्कि दुनिया को उस विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा करने का भी ऐलान किया, जिसकी शुरू होते ही दुनिया भर में अशांति मच जाएगी, मारकाट होगी, दिखेगी तो चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी और चीख पुकार, क्योंकि खामेनेई ने दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों को युद्ध छेड़ने का आदेश दे दिया है। غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. ما باید کمربند دفاع رو
کمربند استقلال طلبی را عزت را वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर हिंदुस्तान से सामने आई जहां जुमे की नमाज में हसन नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि दी गई। उसकी मौत पर मातम मनाया गया। लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध किया गया। जरा सोचिए, भारत में नसरुल्लाह को श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का इंतकाम जारी है, क्योंकि 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ढेर हुआ। 28 सितंबर को हाशिम सफीद्दीन ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली और 4 अक्टूबर को इजराइल ने हाशिम सफीद्दीन को मौत की नींद सुला दिया। जी हाँ, नसरुल्लाह की मौत से आपा खो चुका ईरान चाहे कुछ भी कर ले और कह ले, लेकिन सच्चाई यही है जो इजरायली सेना के कहर से हिजबुल्लाह को बचा पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। पहले हसन नसरुल्लाह और अब हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इजराइल के निशाने पर अगला कौन है, क्योंकि इस लिस्ट में सबसे पहले नाम किसी का है तो वो है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और IRGC चीफ हुसैन। ऐसे में तय है कि अगले चंद घंटों में ये दोनों देश पूरे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब हिजबुल्लाह के अगले चीफ जो कुर्सी भी नहीं संभाल पाया था, उसका भी खात्मा कर दिया इजराइल ने, और इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि अब अगला टारगेट इजराइल का कौन होगा। आज नसरुल्लाह को सुपुर्दे खाक किया गया और उसे लेकर किस तरह से प्लान बनाया गया, क्योंकि इजराइल वहां भी हमला कर सकता था। खमनई के साथ ईरान के बड़े नेता आज वहां पर मौजूद रहे। वहां जो आप तस्वीर देख रहे हैं, कुछ इसी तरह की तस्वीर रही होगी। खमनई से मिलने हिजबुल्लाह के नेता भी वहां पर पहुंचे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जानबूझकर जनाजा लोगों के बीच नहीं ले जाया गया, जानबूझकर। और क्यों? क्योंकि जनाजे पर इजराइल निशाना बना सकता था, इजराइल हमला कर सकता था, इसीलिए नहीं गया। और खमनई समेत सभी टारगेट पर वहां होते। अगर इजराइल उस जगह का पता लगा ले और वहां हमला कर दे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती ईरान के लिए होती। तो सोचिए कि नसरुल्लाह को सुपुर्दे खाक किया गया, वहां जनाजा नहीं निकाला, सिर्फ इस डर से कि नेतन्याहू की सेना कहीं वहां पर हमला ना कर दे। तो सबसे बड़ी बात यह है, एक तस्वीर आपको दिखा देती हूं, क्योंकि अब डर है इजराइल का डर इस तरह है कि कहीं हमला ना हो जाए। तो खमनई की भी आज एक तस्वीर आई है और खमनई किस तरह से राइफल हाथ में लेकर नजर आई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और वहां पर खमनई के हाथ में आज राइफल नजर आई है। किस ओर इशारा कर रही है? आज महाभारत में इस पर भी बात होगी, क्योंकि आज खमनई ने कहा कि ईरान अब बदला तो लेगा, और ये भी कह रहे हैं वो कि पूरा मुस्लिम देश एक साथ आ जाए। वो ये कह रहे हैं कि बस कुछ दिन ही रहेगा इजराइल। क्या ये बहुत बड़ा ऐलान है जब इजराइल के लिए ये कह रहे हैं खमनई के बस कुछ दिन ही रहेगा इजराइल। अब मैं एक बार आपको दिखाती हूं कि आज ईरान में जो हुआ है वो क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ईरान में आज एक बहुत बड़ी भीड़ जुटी थी, और ईरान में जो भीड़ जुटी, तेहरान में जो भीड़ जुटी, वो खमनई को देखने के लिए और उन्हें सुनने के लिए आई थी। तेहरान पर दुनिया की नजर थी। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में लाखों की भीड़ जुट गई, जो तस्वीर मैंने आपको शुरुआत में दिखाई। और जुम्मे की नमाज में शामिल हुए थे खमनई, और यहां पर दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने के लिए कह दिया। यह कहा कि ईरान के दूर दूर के हिस्सों से यहां पर लोग जुटे और लोग पहुंचे भी। ईरान के कई हिस्सों से यहां पर लोग आए। अब लोगों ने इसे सुइसाइडल फ्राइडे कहा। क्यों कहा? क्योंकि अभी तक चर्चा ये हो रही थी कि खमनई एक बंकर में है, खमनई को एक सेफ हाइडआउट में छुपाया गया है, इजराइल के हमले से बचाने के लिए छुपाया गया है। अब खमनई वहां बाहर आ रहे थे, तो इसीलिए बहुत लोगों ने कहा कि ये सुइसाइडल हो सकता है, इजराइल कहीं हमला ना कर दे। तो आप सोचिए कि ईरान में किस तरह का डर है इजराइल के हमले का। 39 साल बाद खमनई की ये पब्लिक सभा थी, आप सोचिए, क्योंकि ये जुम्मे की नमाज में शामिल हुए, लेकिन इसे आप सोच लीजिए एक तरह की पब्लिक तकरीर जो वो कर नहीं रहे थे, आज करने आए, और इसीलिए वहां पर लोग जुट गए। मैं आपको एक बार बता देती हूं कि मेरे साथ आज महाभारत में कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं, मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रोबिंदर सचदेवा हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ मौलाना
साहबुद्दीन रिजवी हैं और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन हैं। मैं एक बार कर्नल शैलेंद्र सिंह आपसे शुरुआत कर रही हूं। जो तस्वीरें आई आज खमनई के लिए इतनी भीड़ जुटी और वहां पर जो लोग पहुंचे उन्होंने खमनई का ये वाला अवतार भी देखा जिसमें वो राइफल पकड़ के खड़े हुए थे। ये आज तक ऐसी तस्वीरें आई नहीं है उनकी। ये तस्वीर राइफल के साथ क्या इशारा करती है, और खासकर तब जब वो पूरी दुनिया से कह रहे हैं सब मुसलमान एक हो जाएं। जय हिंद, नमस्कार। इस तस्वीर के 3 मतलब निकाले जा सकते हैं जी। पहला मतलब है इजराइल पॉइंट ऑफ व्यू से खमैनी साहब डर गए, उन्हें एक हथियार अपने साथ लेकर चलना पड़ रहा है। उन्हें ये भी फिक्र हो गई कि मैं इतनी प्रोटेक्टेड जगह में भी शायद शिकार हो जाऊं। ये एक मैसेज हो सकता है। दूसरा जो प्रोपोगंडा मैसेज खमैनी साहब ट्राई कर रहे हैं वो दुनिया को और इजराइल को कि नहीं, हमारी आर्म्ड स्ट्रगल चल रही है, ये हथियार उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। वो एक ये भी कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज जाता है कि क्या खमैनी पीस लविंग है, क्या वो अभी भी अपना टेररिज्म का साथ नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ये भी अपने आप में एक मैसेज है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यस, इतने साल बाद अगर आप आए हैं और अगर आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं, तो अगर आपका यही डिस्प्ले है अच्छाई का, तो आप ही बता दीजिए कि इजराइल आपके साथ क्या करे। आपने सुपुर्दे खाक आज करना था, आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर पाए कि कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात, भाई नसरुल्ला आपके कंट्री का तो था ही नहीं। हाँ। वो तो ही वॉज फ्रॉम बेरूट और वहीं पर मारा गया था, तो वहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों। ये सारी बातें बड़ी क्लैरिटी से दिखाता है कि एज फार एज ईरान एंड खमैनी आर कंसर्न, इस समय वो डर नहीं रहे, खौफ की जिंदगी जी रहे हैं। खौफ और डर में बहुत फर्क होता है। देखिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि खमनई इस वक्त खौफ की जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है इजराइल कभी भी हमला कर सकता है। अब जिस तरह से एक जनाजा निकाला गया और वो एक सीक्रेट जनाजा निकाला गया, यानी कि कोई आमतौर पर हम देखते हैं कि जब अपने कोई भी कंट्री है जिसे हीरो मानती है उसका एक तरह से अगर जनाजा निकाल रही है तो बहुत भीड़ जुटती है, लेकिन यहाँ पर मेजर जनरल के सिन्हा, इफ यू कैन हियर मी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ सर, और ये भी दिखा कि कैसे सीक्रेट लोकेशन पर वो जनाजा सुपुर्दे खाक किया गया। अब सवाल यही है कि क्या इजराइल का डर इस वक्त ईरान पर इतना है और इसीलिए ईरान को ये पब्लिक अपील्स करनी पड़ रही है। खासकर खमनई खुद आए हैं इस फ्राइडे प्रेयर में सालों के बाद और कह रहे हैं सब हमारा साथ दें। देखिए सुजाता जी, जय हिंद। जब 1 साल का वफा निकल चुका है, जब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसके ऊपर में अयातुल्लाह खमैनी साहब उछल रहे थे और वो चाहते थे कि पूरे वेस्ट एशिया में क्या के नक्शा बदल देंगे और शायद अमेरिका वहाँ से निकल जाए, इजराइल ख़त्म हो जाए और पूरी दुनिया उनके नीचे आ जाए, खास करके मुस्लिम वर्ल्ड। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हमास 80% ख़त्म हो चुका है। नैरेटिव तो बहुत चले 1 साल के अंदर में, आपके चैनल में भी बहुत सारे चलाए गए कि इजराइल तो ख़त्म ही हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे विचार आए। मगर देखिए आज क्या है, एक हमास के बाद हिजबुल्लाह भी अभी 50% ख़त्म हो चुका है। मिलिटरली जब आप देखते हैं कोई भी संगठन जब उसकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी 50% से ज़्यादा ख़त्म हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाती है। देखिए टीवी डिबेटों में तो यह आता है कि नहीं अभी भी तक हमास जिंदा है, वो सोच है, वो सोच जिंदा रहेगा, सोच मारेगा। सोचों को बदला ही जाता है, सोच ऐसा ही बदलती है, सोच हर एक समय नहीं चलता है। क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी जब बातें होती थी जो पाकिस्तान से टेररिज्म चलाया जाता है तो वहाँ पर कहते हैं सोच तो जिंदा ही रहेगा, ख़त्म नहीं हुआ। अब देखिए बदल गया। आपने एक बहुत बड़ा चीज़ें ली, साउथ ईस्ट एशिया में एक डिसीजन लिया, अगस्त 2019 में चीज़ें बदल रही हैं। तो आज जो आप देख रही हैं और वहाँ पर वो कोई भी ज़मीन लड़ रहे हैं। आज केवल ईरान के अंदर में भले ही देखिए आपने 2 बात कही कि एक तो सुपुर्दे खाक जो जब उन्होंने लेबनान में किया बेरूत के अंदर में, तो वो भी सीक्रेट तरीके से कर दिया। मेरे ख्याल से शायद उनके फॉरेन मिनिस्टर पहुँचे होंगे, ईरान के वहाँ फॉरेन मिनिस्टर। मगर जो ईरान के अंदर में आज जुमे की नमाज के समय वो जो किया है और 4 साल के बाद जब वो जुमे की नमाज की अगुवाई कर रहे थे और हाथ में बंदूक ले करके, क्योंकि जब आपकी धरती नीचे लगी, आज ईरान के अंदर
सोशल मीडिया को आप देखिए, और मैं उसको बहुत ओनली नॉट सोशल मीडिया, वहाँ की चीज़ों को देखता हूँ और उसके विश्लेषण करता हूँ, तो पूरी तरह वहाँ पर करीब 80% लोग, आप केवल तेहरान के अंदर वहाँ जहाँ जुम्मे की नमाज के समय ना देखें कि कितनी भीड़ उमड़ी है, वहाँ पर लोगों का ये मानना है कि वो घबराए हुए हैं, वो IRGC कंप्रोमाइज्ड है 50%। इस्माइल हानिया मरने के बाद 2 उनके टॉप लीडर्स को उन्होंने पकड़ रखा है, और IRGC के जो टॉप रैंक्स थे वो आपके सर, आज दमास्कस के जब बाद कल रात को जब ये खबर आई कि शायद हिजबुल्लाह का जो अगला चीफ है सैफुद्दीन, वो मार गिराया गया है, तो लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अभी तो कुर्सी भी नहीं मिली थी और अभी इजराइल ने सफाया भी कर दिया। मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर बताऊं, नदीमुद्दीन जी भी जुड़ गए हमारे साथ, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक हमारे 9 सैनिक शहीद हुए हैं, IDF मान रहा है, IDF कह रहा है हमारे भी सैनिक शहीद हुए हैं, और लेबनान में जारी लड़ाई पर उसका एक बड़ा दावा है, वो कह रहा है कि हमने 100 हिजबुल्लाह आतंकियों को ढेर कर दिया है, हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन में 100 आतंकी ढेर कर दिए हैं, ये बोला है। अब आपको मैं बताती हूं कि सैफुद्दीन का जो काम तमाम किया है उसकी खबर कैसे आई, वो जरा अपने दर्शकों को बताती हूं, उसके बाद मेहमानों पर वापस जाऊंगी। चीफ बनते ही नसरल्लाह का जो भाई है उसका खात्मा कर दिया इजराइल ने। हिजबुल्लाह का चीफ सैफुद्दीन मार गिराया गया, और जैसा मैंने कहा कि खबर आई, इस पर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा था। बंकर में चल रही थी टॉप कमांडर्स की मीटिंग, एक टॉप कमांडर्स की मीटिंग चल रही थी। अब आप सोचिए कि इजराइल के पास ये इंटेलिजेंस रही होगी कि यहां पर मीटिंग चल रही है, यहीं पर हिजबुल्लाह का अगला चीफ मीटिंग कर रहा है, वहीं पर हमला किया गया, उधर मिसाइल गिराई गई, और जैसे ही जानकारी IDF को मिली उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब आप सोचिए कि जमीन के नीचे बंकर पर बमबारी करके हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया है। इसका मतलब क्या है? क्या क्लियर सिग्नलिंग है कि अब हम हिजबुल्लाह को फिर से पांव पसारने नहीं देंगे। टॉप लीडरशिप, और यह भी याद रखिए कि उनके जो नेता रहे हैं, जो हिट लिस्ट पर है इजराइल के, वो एक एक करके उन्हें एलिमिनेट कर रहे हैं। तो मैं एक बार जरा पहले रोविंदर जी आपके पास आ रही हूं, ये जो एलिमिनेशन है, क्या इजराइल ये दिखा रहा है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमारी जो हिट लिस्ट है हम उस पर कायम है, और उसमें सवाल ये भी होगा कि उनकी हिट लिस्ट में अब अगला कौन है? तो वेरी ट्रू सुचरिता जी, ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है। बट ये जो आप इससे पहले जो बात कह रही थी ना, सबसे अहम वो बात है, इजराइल को पता कैसे चलता है कि कौन ऑपरेटिव कहां है? जो ये मार रहे हैं इनको, राइट, ये कैसे पता चलता है? नाउ इसमें जो निकल के आ रहा है कि इजरायली एजेंसीज ने ईरान के अंदर बहुत पेनिट्रेट कर लिया, उनके रिपब्लिकन गार्ड के हाईएस्ट लेवल्स तक। इजरायली स्पाइज हैं या मान लीजिए इरानियंस हैं जो कि इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे हैं, उसको खबरें दे रहे हैं। अभी अहमदीनेजाद जो इनका पिछला प्रेसिडेंट था 4 साल पहले, उसने कहा है कि हमारा जो एंटी मोसाड यूनिट था उसका जो चीफ था वो इजरायली एजेंट निकला 20 लोगों के साथ। सेकेंडली, अभी जो नसरल्लाह मारा गया है उसमें रिपब्लिकन गार्ड का भी सीनियर कमांडर था, राइट? तो अपेरेंटली उसको भेजा गया था ईरान से नसरल्लाह को बताने के लिए कि तुम्हारे आसपास का ब्रीच हो चुकी है इंटेलिजेंस, तुम इमीडिएटली छुप जाओ या ईरान आ जाओ। एक्चुअली हाँ, उसका मैसेज ये था कि आप ईरान आ जाओ, राइट? वो मैसेज लेके गया था उसके पास कि हमारी सारी इंटेलिजेंस लीक हो रही है, आपकी भी लाइफ खतरे में, आप ईरान आ जाओ, इधर आ जाओ। वो वहीं मारे गए। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो एक ये है कि ये इनकी इंटेलिजेंस है जिस भी रूप से, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, बट इनसाइडर्स हैं जो इजराइल ब्रीच कर चुका है। तो ईरान जो घबरा रहा है अब, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है ना कि क्या करें, किस पे विश्वास करें अपने हाईएस्ट लेवल्स में भी, जो कि एक बहुत ही डेंजरस और खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी देश की लीडरशिप के लिए कि आप आपस में ही नहीं ट्रस्ट कर पा रहे कि कौन घर का बेदी है हमारे। दैट इज वन बिग आउटकम ऑफ दिस। सेकेंडली, आज का जो इसका स्पीच था, इसमें यस राइफल थी, वो एक बड़ा मैसेज था। इसने ये स्पीच अरबिक में भी बोली कुछ पोर्शंस, राइट? तो इनका ऑडियंस जो था इसका आज की स्पीच का डेफिनेटली अपने तेहरान के लोग, इंटरनेशनल बट ऑल्सो द अरब वर्ल्ड। तो प्रयास ये कर रहा है ईरान एंड खमेनी, जो ये कह रहा है सब मुस्लिम इकट्ठे हो जाओ, मुस्लिम देश हो जाओ,
इनका प्रयास अभी है कि अरब देशों की सड़कों पे, स्ट्रीट्स पर अगर पब्लिक आ जाए और जहां पर सऊदी में इधर उधर अपने लीडर्स को बोले कि आप कुछ कदम उठाओ। बाय द वे, लास्ट क्विकली, सऊदी अरेबिया जैसे देश ईरान से इतना परेशान क्यों रहते हैं? उन्हें ये डर रहता है। सर, मैं उस पर आना चाहती हूँ क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जब खमनेई ने एक तरह से अपील की है मुस्लिम वर्ल्ड को, तो जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो खलीफा माने जाते हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, क्या वो ईरान के साथ खड़े हैं? और क्या इस वक्त हर कंट्री को एक स्टैंड लेना होगा? उसमें भारत भी शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अभी तक भारत ने अपनी प्रतिबद्धता, भारत ईरान के साथ भी डील करता है, भारत इजराइल के साथ भी डील करता है, तो ये भारत के लिए भी एक ऐसी क्या सिचुएशन आ सकती है जहां हमें चूज करना पड़े? मैं एक बार मौलाना रिजवी के पास जा रही हूँ। मौलाना रिजवी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो आज तकरीर हुई है जुम्मे की नमाज पर ईरान में, देश दुनिया के सारे मुसलमान एक हो जाओ, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको लगता है कि इस अपील का असर हिंदुस्तानी मुसलमान पर है? क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि लोग निकल रहे हैं, नसरल्ला को भी शहीद बता रहे हैं, और फिर ये भी कह रहे हैं कि भाई इजराइल जो है वो हमले कर रहा है, इजराइल जो है वो दहशतगर्द है। यहां के मुसलमान क्या सोच रहे हैं? देखिए मोहतरमा, मौलाना खामनेई की जो तकरीर है उसका असर इस्लामी दुनिया पर तो नहीं पड़ेगा, और नहीं उसका पड़ेगा। असर हिंदुस्तान पे भी नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हिंदुस्तान के रिश्ते और भारत में रहने वाले सभी लोग और हमारी हुकूमत भी, उसके रिश्ते सभी से अच्छे हैं। फ़िलिस्तीन से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं, सभी से। और हम लोग ये चाहते हैं, भारत का मुसलमान ये अमन शांति चाहता है, यहाँ की हुकूमत भी अमन शांति चाहती है। सबसे इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल हो। ये जंगो जिदाल, क़त्ल क़िताल, ये मसले का हल नहीं है किसी एतबार से भी। और कोई भी मजहबी रहनुमा, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसको इस तरीके से अपील नहीं करना चाहिए, ये वाजिब बात नहीं है। और रह गई सैयद हसन नसरुल्लाह की, तो हसन नसरुल्लाह के साथ में भारत के मुसलमानों की कोई हमदर्दी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हाँ। वो ठीक है, वो एक अपने संगठन के चीफ थे, वो अपने संगठन के एक रहनुमा थे, उनकी अपनी जिम्मेदारियां अलग थी, मगर उसी के साथ साथ में इसराइल की जुल्म और ज़्यादती को भी देखना पड़ेगा। इसराइल ने इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कानूनों का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहा है। उसकी नज़र में अब बैनुल अक़वामी कानून की कोई उसूल ज़ाब्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, वो नस्ल कुशी पर आमादा है। तो इसी वजह से मुस्लिम दुनिया को फ़िक्र है, और इसी वजह से सब लोग जो है वो एक साथ में इस तरीके से फ़िलिस्तीन की हिमायत करते हैं, और उनका हिमायत करना वाजिब भी है। देखिए मैं एक बार मौलाना नदीमुद्दीन बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ रिजवी साहब कि क्या वो आपसे सहमत हैं, क्योंकि यहाँ पर मौलाना रिजवी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से उससे कोई ताल्लुक नहीं है जो वहाँ ईरान में बैठकर खमनेई कह रहे हैं। नदीमुद्दीन जी, आप सहमत हैं इस बात से? क्योंकि देखिए, इस वक्त दुनिया की स्थिति ऐसी हो रही है जहां पर एक जंग चल रही है, और उस जंग को लेकर लोग अपना अपना पक्ष ले रहे हैं। देखिए, अली खामनेई एक मजहबी पेशवा है। भारत के अंदर भारत के मुसलमानों पर हाँ। उसका असर तो नहीं पड़ेगा, मगर उम्मा पर असर पड़ेगा, खास तौर से अरबों पर। अली खामनेई ने सोच समझ कर के एक तीर फेंका है। उनको मालूम है कि इजराइल से मुसलमानों की दुश्मनी है और फ़लस्तीन से सहमति है। तो अरब के हुक्मरान तो अरब के हुक्मरान तो ईरान के खिलाफ हैं, मगर जैसे जैसे जंग चलेगी वैसे वैसे अरब के लोग जो है सड़कों पर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमानों को दुनिया के मुसलमानों से अलग थलग करके देखने की ज़रूरत है। भारत का मुसलमान फ़लस्तीन के साथ है, भारत का मुसलमान बैतुल मक़दिस के साथ है, भारत का मुसलमान न नसरुल्लाह के साथ था, न भारत का मुसलमान ईरान के अपील पर। कोई बॉर्डर क्रॉस करके लड़ने जाएगा क्या? तो ये खाम ख्याली जो मीडिया के अंदर एक हंगामा किया जा रहा है कि नहीं नहीं भारत के मुसलमान क्या करेंगे, दुनिया में सबसे नहीं सर, मीडिया में हंगामा नहीं हो रहा है। मैं जरा आपको तस्वीरें भी दिखाती हूँ। आज श्रीनगर से भी तस्वीरें आई हैं। चेतन, जरा वो तस्वीरें भी चलाएंगे आप, क्योंकि आज श्रीनगर से तस्वीरें आई और भी कई जगहों से, लखनऊ से तस्वीरें आई थी। ये देख लीजिए जरा, आज जब वहां पर जनाजा निकाला जा रहा था तो यहाँ पर भी एक तरह से जुम्मे की नमाज पर नारेबाजी हुई है। ये भारत की तस्वीरें हैं, और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। लखनऊ में भी मातम मनाया गया था सर, वो तस्वीरें दिखा रही हूं मैं ना।
तो ये आप मत कहिए कि मीडिया में ये हंगामा है। भाई जो सड़क पर हो रहा है वही मीडिया दिखाएगा। नहीं, देखिए, प्रोटेस्ट अगर कोई कर रहा है, हाँ। उसके राइट्स है, बिल्कुल सही है। गलत है, उस पर क्या उस पर डिबेट किया जा सकता है। हसन नसरुल्लाह में अहले तशीशिया लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं उनके सपोर्टर, मगर उनके सपोर्टर को अगर कहीं एजुकेशन कर रहे हैं तो उसका कोई मुसलमान भारत विरोधी नहीं है। ठीक है, आपका फ्रेम चला गया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने कहा कि मीडिया दिखा रही है, इसलिए मैंने सिर्फ ये करेक्ट किया कि ऐसा है नहीं। जो वहाँ हो रहा है उसको हम दिखा रहे हैं, वो हमारा काम भी है। और इसीलिए मुस्लिम वर्ल्ड का जो डिवीजन है, मैं जरा एक बार वो दिखाना चाहती हूँ कि मुस्लिम वर्ल्ड के डिवीजन की बात हम करते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम वर्ल्ड डिवाइड होगा? क्या मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज हैं जो अभी भी ईरान नहीं इजराइल का साथ दे रही हैं? जरा वो तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इस पर मैं मेजर जनरल सिन्हा, कर्नल सिंह, इस पर मैं आऊंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दुनिया को दिखाना कि 57 ओआईसी के देश हैं। इन्होंने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी जब नसरल्ला की मौत की खबर आई, लेकिन उसके बाद क्या किया? खमनई ने तेहरान में आज बड़ा बयान दिया और वो कह रहे हैं कि दुनिया के जो मुसलमान हैं वो हमारा साथ दीजिए। अब दुनिया के मुसलमानों में बड़े देश कौन से हैं? सऊदी अरब अभी तक इस पूरे मामले में तटस्थ रहा है, क्योंकि उसने अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन की है। उसने ईरान के समर्थन में नहीं बोला है। इजराइल के साथ संबंध ना खराब है ना अच्छे हैं, वो उन्होंने अपना तटस्थ स्टैंड बना के रखा है। यूएई की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में नसरल्ला पर कोई मातम नहीं हुआ। आपने कई देशों में देखा मातम हुआ, भारत में भी कई जगह हुआ, लेकिन वहां नहीं हुआ कोई मातम। और यूएई अमेरिका का एक तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है, अलायंस पार्टनर भी है। वहीं कतर में हमास और आतंकी संगठनों की कई बैठकें हमने देखी हैं, लेकिन अभी मौजूदा समय में युद्ध पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये बड़े देश हैं, मुस्लिम देश, और जिनका एक तरह से होल्ड है अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर। इसीलिए मैं पूछ रही हूं, मेजर जनरल सिन्हा, आपसे पूछती हूं, मुस्लिम वर्ल्ड, ये सारे देश ईरान के साथ ना होकर ऐसा भी हो सकता है क्या कि इजराइल के साथ खड़े हो? खासकर मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रही हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका का। जी, मुस्लिम वर्ल्ड में जैसा आपने बताया 157 जो ओआईसी देशेस हैं, हाँ। उसके अंदर से ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर मुस्लिम देश आज इजराइल के साथ खड़े किस मामले पे? उस मामले पे खड़े हैं जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 में किया था और ईरान ने करवाया था, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, और 3H उसमें शामिल है, और वो इन चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए, खलीफत बनना, उसकी ये करना, इनके वर्ल्ड की डिवाइड्स नहीं है। सिया सुन्नी डिवाइड की हम बात कर लें, हम जब इसकी बात करते हैं कि पर्शियन और अरब की डिवाइड हो, या तुर्की जो तुर्क लोग हैं उनकी डिवाइड में कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा नहीं है कि वो कोई आतंकवादी को मानते हैं, या ऐसा नहीं है कि वो जिहाद करना चाहते हैं। बात यह है कि कोई आप एक देश को लेंगे, देखिए जब इन्होंने कहा कि हम इसके ऑयल के जो भी हैं उसके ऊपर में हमला कर सकते हैं, तो ईरान ने कहा कि वो सारे देशों का नाम ले लिया, अरब उसमें सऊदी अरेबिया आप कहती हैं, जितने भी देश हैं, कतर को छोड़ के, एक छोड़ा तो कतर को, और उन्होंने कहा कि इनके भी हम ऑयल को ख़त्म कर दें। तो आप बोलिए, ये जो धमकाने वाली बातें हैं, तो ये कोई इनके साथ नहीं खड़ा होगा। ईरान आज ख़त्म है। आपने जो चीज़ किया 7 अक्टूबर का केवल डेट आप फिक्स रखिए, जिस तरह से मानवता, क्यों नहीं बात करते? अभी भी तो हैं, अभी भी 100 से ज़्यादा वहाँ के बंधक वहाँ है, क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों नहीं इस्लामिक वर्ल्ड, और इस्लामिक वर्ल्ड भी बहुत प्रोग्रेसिव है। ये देखिए मैं आप जब बात कर रहे हैं मेजर जनरल, तब हमारे शो पर भी 2 मौलाना है, और दोनों में से किसी ने ये नहीं बोला कि वहां पर जो हो रहा है सब उतर जाएंगे सड़क पर और उनके समर्थन में आएंगे। तो ये जो अपील वो कर रहे हैं, वो अपील कहां तक जा रही है? मुझे लगता है ये तो यहीं पर तस्वीर नजर आ रही है। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी कंट्री का स्टैंड, वो हम सबका स्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल सिंह, ये जरूरी है, और मुझे लगता है कि मौलाना रिजवी ने भी वही बात की है, नदीमुद्दीन जी ने भी। कोई भी एक अच्छा कंट्री मैन
अपने देश के बारे में पहले सोचेगा, रिलीजन के बारे में उसके बाद सोचेगा। बिकॉज अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इंडियन मुस्लिम हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप इंडियन हिंदू हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप इंडियन क्रिश्चियन हैं। दैट इंडियन वर्ड इज टॉप मोस्ट, सुप्रीम, सर्वोपरि, हर बार हर जगह। और इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल, मुस्लिम ब्रदरहुड ईरान हानिया के टाइम पर भी एक्टिवेट कर रहा था। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, क्यों नहीं हो रहा है? मुस्लिम वर्ल्ड भी अपने आप में रियलाइज कर रहा है कि उनके अपने कंट्री के इंटरेस्ट सुप्रीम हैं। वो किस लिए ईरान जैसी कंट्री के लड़ाई में पार्ट लेंगे जिसका उससे उनका कोई लेना देना नहीं है? एक। दूसरा, जिस तरह की टेररिज्म, चाहे वो हानिया ने करा हो चाहे नसरुल्लाह ने करा हो, कौन सपोर्ट करना चाहता है इस तरह की टेररिज्म? और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या आप अपने कंट्री में इस तरह की टेररिज्म होने देंगे? आप टॉलरेट करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर कंट्री का इंटरेस्ट आज जो है डेवलपमेंट पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनको चाहिए। वो पूरी दुनिया में एज अ टेररिस्ट सपोर्टिंग स्टेट नहीं दिखना चाहते, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि बार बार, और ईरान जैसा कंट्री क्या मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहा है कि अगर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट या रिफाइनरीज पर अटैक होगा तो हम बाकियों को पर भी कर देंगे। अरे कैसा ब्रदरहुड है भाई ये? नहीं, वो ये भी कह रहे हैं और उनको पता है कि क्या ये हो सकता है। अब मैं बार बार पूछ रही हूं कि क्या इजराइल इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, न्यूक्लियर बॉम्बिंग से हर देश बचता है और न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग से भी बचता है। अमेरिका ने भी, बाइडेन ने भी ये बात कही है कि न्यूक्लियर साइट्स को निशाना ना बनाए। लेकिन ये आप जो देख रहे हैं, ये ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है और वहां पर अब आप ये देख लीजिए कि अगर इस पर हमला किया जाता है तो क्या होगा। ये बार बार तस्वीरें आ रही है कि इसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि ईरान को लग रहा है कि इजराइल यहां हमला कर सकता है। अब अगर ये स्ट्रैटेजिक संयंत्र, अगर इस पर हमला होता है, इससे पूरे देश में अंधेरा छा सकता है क्योंकि यहीं से ऊर्जा पूरे देश में जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, सबसे बड़ा पावर स्टेशन है वहां का। तो इसके बाद क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है। मैं आपको बताना चाहती हूं इजराइल का प्लान क्या है और अगर ये इजराइल इस पर अमल करता है, इजराइल का प्लान तैयार है, वो तेल उत्पादन और पावर स्टेशंस पर अटैक कर सकता है। ऐसा हुआ तो अंधेरा छा जाएगा पूरे ईरान में और ऐसे में इजराइल के हमले और तेज होंगे, ऐसे में ईरान की हालत और बिगड़ेगी, ये भी संभव है। और अगर ऐसा होगा तो इजराइल के लिए एक तरह से ये बड़ी विक्ट्री होगी और ईरान के लिए ये बहुत बड़ा लॉस होगा और इसीलिए वहां की मेजर इंस्टॉलेशंस पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। रोविंदर जी, आपको लग रहा है कि रिटेलिएशन होगा? सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराना, जो अभी सैफुद्दीन को मार गिराने पर हमला नहीं खत्म हो रहा है इजराइल का? जी हाँ, आई मीन ऑल इंडिकेशंस आर इजराइल रिटेलिएट करेगा, किस शेप फॉर्म में करेगा कह नहीं सकते, बट यस, अल्टीमेटली इजराइल का टारगेट है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना हो, वन, एंड उसी के साथ इन पैरेलल आई विल से टारगेट है रेजीम चेंज इन ईरान। इजराइल के हिसाब से ये एक ऑक्टोपस है जिसका सिर है ईरान, वो तो भुजाएं हैं ना, हिजबुल्लाह, हूती इत्यादि इत्यादि, पर जो सिर है, जो हेड है, वो ईरान है। और ईरान की जो ये परमानेंट अगर इन्हें सॉल्व करना है प्रॉब्लम, तो वहाँ रेजीम चेंज हो, दूसरी रेजीम आए जो कि एंटी इजराइल ना हो और बाकी एंटी अरब भी अलग उसका रहे। ये लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म जब भी है, यही उस तरफ जा रहा है। बट उससे पहले अभी आप जो कह रही हैं ऊर्जा, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी पर अटैक, लगता है शायद कि इनफैक्ट इसमें कह रहे हैं कि बाइडन ने शायद कुछ रिवील कर दिया कि डिस्कशन, ये बाइडन से कमेंट पूछा गया कल की क्या होने जा रहा है ये वो, तो उसने एक ऐसे इनफॉर्मल सा रिमार्क दे दिया जिसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि शायद इस समय जो डिस्कशन चल रही है उसमें ये है कि ईरान की इरानियन ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक किया जाए। और उसी को जैसे आप बता रही हैं, ऑयल फैसिलिटीज एज वेल एज इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, देश में अंधेरा आए, देश में कयास आए, ईरान की जनता भी अपने रूलिंग क्लास के अगेंस्ट उठनी शुरू हो, ये सब उस रास्ते की तरफ जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं कि इजराइल का ये हमला हो सकता है और शायद ईरान इसे एंटिसिपेट भी कर रहा है, इसीलिए वो इस तरह की तकरीरें या फिर अपील भी कर रहे हैं। आज जैसी तस्वीर भी आई गन लेकर खमने की,
हाइड आउट्स में रहना, जनाजा पब्लिकली ना निकालना, ये सब इंडिकेशंस हैं। लेकिन इसके बाद चीज़ें कैसे पैन हो सकती हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्नल सिंह, मैं एक सवाल पूछूंगी, ये जो हो रहा है इसमें इंडिया का स्टैंड, अभी तो हमें ये स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंडिया का स्टैंड लेना पड़े, ऐसी स्थिति भी आ सकती है क्या? मेरा अपना आकलन है कि ऐसी स्थिति इंडिया के लिए नहीं आएगी, क्योंकि इंडिया बड़ी फर्मली अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चल रहा है, चाहे दुनिया का वो कोई हो। अगर इंडिया प्रेसिडेंट पुतिन को कह सकता है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, तो अपने आप में आप सोच सकते हैं कि हमारी जो सोच है वो कहाँ तक है। इंडिया ने अगर एक तरफ पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज कर एक एम्बेसी हमारे यहाँ बनाई है, यासर अराफात वर्सेस जिस तरीके की बॉनहोमी आपने इंदिरा गांधी के साथ देखी थी, जो कि पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट करी थी, क्योंकि इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री। बट एट द सेम टाइम इंडिया इस समय ये भी सपोर्ट करता है कि इजराइल के ऊपर किसी भी तरह का टेररिस्ट अटैक टॉलरेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ज्यादा बड़ी बात यह है, अगर आप हर एंगल से इवैल्यूएट कर देख लीजिए, इंडिया का स्टैंड ऑन ह्यूमैनिटी है। किसी भी तरह की किलिंग, चाहे वो पैलेस्टीनियंस की साइड हो, देखिए ये बड़ा, चाहे वो इजराइल की तरफ हो, इंडिया दोनों चीजों को कंडेम करता है और किसी हालत में सपोर्ट नहीं करता। दुनिया में इस वक्त जो तलवारें खिंची हुई हैं उसका असर सब पर हो रहा है, और चाहे वो अभी प्रभाव छोटा है लेकिन आने वाले समय में बड़ा हो सकता है। इसीलिए ऐसी उम्मीद की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि और एस्केलेट ना हो, बढ़े ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत टुडे।